Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are going to do the second law of thermodynamics. First law of thermodynamics अच्छी तरह से पढ़ लेना तो ही second law of thermodynamics समझ में आएगा. Second law of thermodynamics आया क्यों? क्योंकि first law of thermodynamics में कुछ ना कुछ limitations होगी तो ही आया होगा, right? So second law of thermodynamics में जाने से पहले as you can see it on board, I have written two famous statements by two different scientists on second law of thermodynamics जो आप कॉपी करोगे राइट और याद करोगे आपके थ्योरी एग्जाम के लिए. क्लॉजियस स्टेटमेंट है पहला जो बोलता है कि हीट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ऑलवेज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. देयर यू डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब अपने आप हो जाता है. बट अगर आपको ट्रांसफर करनी है हीट फ्रॉम द body at a lower temperature to body at a higher temperature, right? It is not possible without any external work, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसका एग्जाम्पल आपके घर पे ही है एंड इट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर. अपने आप हीट रेफ्रिजरेटर में से कोल्ड में से हॉट में नहीं जाती है, तो दैट एवरीवन नोस, बट दैट वी विल टॉक लिटिल बिट लेटर ऑन. बट एग्जाम्पल आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का समझ सकते हो अभी. नाउ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आया दूसरा. इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन द सोलो इफेक्ट ऑफ विच इज टू एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर एंड टू डिलीवर एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आया कि आप जब वर्क करते हो, वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, देन वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. बट उल्टा होना कि भाई हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 100% वर्क. सो ऐसी कोई भी आज तक कौन सी मशीन नहीं बनी है, आइडियल मशीन नहीं बनी है whose efficiency is going to be 100%. ठीक है, तो इसने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है. एंड ऑफ कोर्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने यही आपको बताने की कोशिश की है एंड वो फर्स्ट लॉ के कुछ लिमिटेशंस थी. सो प्लीज कॉपी डाउन बोथ द स्टेटमेंट्स और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग डेप्थ में थोड़ी देर में पढ़ेंगे. नाउ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, तो ही तो सेकेंड लॉ आएगा ना. सो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो पहला लिमिटेशन क्या है भाई इसका? सबसे पहले इट डज नॉट tell whether the reaction is feasible या बोलेंगे spontaneous or not. यह बोलता है हीट फ्लो होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हीट कहां पे कैसे फ्लो हो रही है. इसने फिजिबिलिटी नहीं बताई. व्हाट इज फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी है कि नहीं रिएक्शन की वो नहीं मालूम. तो फॉर एग्जांपल वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेट हाइट, एक झरने से गिर रहा है, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो क्या पानी वापस नीचे से ऊपर अपने आप ही ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगा? ये बताया नहीं उसने. उसने क्या बताया? That there is when one form of energy disappears, an equivalent amount of energy reappears, right? The total amount of energy in an universe always remains constant, right? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another. But कहां से कहां तक? क्या पानी नीचे से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता. विजिबिलिटी के बारे में उसने बताया नहीं. पॉसिबिलिटी क्या क्या है? इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा और डाल देते हैं. डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, अगर मैं और भी उसको एक्सप्लेन करूं. डायरेक्शन नहीं बताया. वो बोलता है हॉट से भी कोल्ड में जा सकता है, कोल्ड से भी हॉट में जा सकता है. जा सकता है क्या कोल्ड से हॉट अपने आप नेचुरली जा सकता है? नहीं जा सकता. जा सकता है बट नॉट नेचुरली. पानी फेंका आपने जमीन पे, थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है, वो नेचुरल है. आइस को आपने रेफ्रिजरेटर से निकाला और रख दिया, मेल्ट हो गया, नेचुरल है. वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, नेचुरल है.
गैसेज आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नेचुरल है। ज्यादातर रिएक्शंस नेचुरल होते हैं, बट बहुत सारे रिएक्शंस आपके नेचुरल नहीं होते, जैसे कि वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, नो इट इज नॉट नेचुरल। बट इसने डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो बताया नहीं, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होने वाली है एनर्जी, सो दैट इज ऑल्सो नॉट बीइंग गिवन बाय इट। तीसरा ये बोलता है एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 100%, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 100%, मतलब अगर कोई भी मशीन वर्क कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी 100% going to be converted into energy. ऐसा पॉसिबल नहीं है, because some amount of heat is always lost to the surroundings. देख लो आपके घर पे बहुत सारे एग्जांपल्स। रेफ्रिजरेटर को देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग सप्लाइंग टू इट, लेकिन आप देखोगे आपका रेफ्रिजरेटर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, सो सम अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। फैन को देख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक और रोटेशनल एनर्जी, बट फैन भी थोड़ा गर्म होता है, राइट। एंड जो भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वहां से भी कोई ना कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, सो दैट इज अनदर पॉइंट विच वी ऑल हैव टू नो वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ लिमिटेशंस, और इस लिमिटेशंस को समझाने के लिए नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस भी बोलो या रिएक्शन भी बोलो। स्पॉन्टेनियस आते ही लोगों को लगता है यार स्पॉन्टेनियस मतलब फास्ट क्विक, नो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट any external influence। यह उसकी डेफिनेशन है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ही बताया था। पॉइंट नंबर 2, यू कैन इनिशिएट द रिएक्शन। रिएक्शन को आप स्टार्ट कर सकते हो, एक इनिशिएशन दे सकते हो, जैसे उसको जला दिया, या टैप को जाके आपने टेरेस पे चालू कर दिया, इनिशिएट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी आपने पानी बनाने के लिए, दैट इज ऑल फाइन, ठीक है। इनिशिएट द रिएक्शन। तीसरी चीज इट अकर्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एक स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर होता है, राइट। जैसे टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड होएगा, प्रेशर एक स्टैंडर्ड होएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्रिएट होती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कहीं पे भी हो जाएगा। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इट इनिशिएट, यू हैव टू इनिशिएट द रिएक्शन, वो भी समझाता हूं। चौथा पॉइंट, दे आर नेचुरल। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इरिवर्सिबल है। इट कैन बी स्लो एज वेल एज फास्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। इसके आपको मैं 4-5 एग्जांपल्स बोल देता हूं। पहला है वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, होता है ना अपने आप ही, यस। खाली हमको जाके क्या करना है, इनिशिएट करना है, ऊपर जाके टैप को चालू कर देना है, देन वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम। या कोई आप स्लोप पे खड़े हो, ऊपर से पानी डाल दिया, अपने आप नीचे की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा, राइट। सो वाटर फ्लोज, यस। सेकेंड इज गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी हो सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, ओके यहां पे शायद दिखेगा नहीं आपको, तो तीसरा पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। आई होप लिमिटेशन सबने लिख लिए हैं।
ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। ये भी सबको मालूम है भाई, उल्टा नहीं होता, राइट। देन ये तो भूल ही गए, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। राइट, अभी क्लाउजियस का स्टेटमेंट भी देखा। और चाचवा और लोग बोल सकते हैं भाई सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, अपने आप मिल जाता है, थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा। कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्रिएट करके रखो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो अपने आप हो या जिसको आपको स्टार्ट करना पड़े। जैसे कोक है, कोयला है, कोयले को अगर आपको जलाना है तो थोड़ा तो हीट देना पड़ेगा ना, अपने आप हवा में रख के थोड़ी ना जलने लगेगा, बराबर है। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, डिपेंड्स एक्सेस में है O2 या लिमिटेड सप्लाई, यू आर इनिशिएटिंग द रिएक्शन, राइट। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जैसे आपका आइस है, आइस मेल्ट होके क्या बन जाएगा भाई, वाटर बन जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है भाई, या इसको आपने रख दिया 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 के ऊपर रख दिया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट हो जाएगा। अब आप इसको -10 पे रखोगे और बोलोगे भाई मेल्ट होएगा, तो नहीं होएगा, एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सो कंडीशन क्रिएशन पे अपने आप हो जाएगा, यस इट इज गोइंग टू हैपन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस शुड बी स्टैंडर्ड कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आपने बोला अरे मैंने ये क्रिएट किया तो ये स्टैंडर्ड हो गया, नो, स्टैंडर्ड कंडीशन शुड बी देयर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेचुरल होता है ये, एंड ऑफ कोर्स इरिवर्सिबल भी है। एंड एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो इसका सब उल्टा ही बोलना है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिखूंगा नहीं, उल्टा लिखना आना चाहिए, राइट। उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूट्यूब पे लोग टाइम पास करते हैं, 2-2 4-4 चीजें बताते रहते हैं। कॉमन सेंस है बच्चे के लिए, इट डज नॉट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन, इट नीड्स एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कैसे, वो एग्जांपल्स में देखेंगे। इनिशिएट द रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट है। इट इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इज इट क्लियर? तो वहां पे आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती है, एंड देन ओनली द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में 2 पॉइंट्स आपको मेन याद रखने हैं, बाकी पॉइंट्स एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं मैं नॉन स्पॉन्टेनियस में। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस, सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है भाई, ये प्रोसेस और ये रिएक्शंस होते कैसे हैं। कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यहां पे हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। एग्जाम्पल आपके घर पे ही है, रेफ्रिजरेटर में ऐसा होता है। रेफ्रिजरेटर में लेकिन कंडीशंस जो रहती हैं, राइट, दैट इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहां पे लगी हुई, निकाल दो और फिर देखो होता है क्या, नहीं होएगा। अंदर जो भी गर्म हवा होती है, आपने गर्मा गर्म दूध रख दिया, रूम टेम्परेचर से उठा के ब्रेड रख दिया, पिकल रख दिया, अंदर केचप रख दिया, वो जितनी भी हीट होगी उसको निकाल के बाहर फेंक देगा और अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट कर देगा, आइसोथर्मल कंडीशन क्रिएट कर देगा थोड़ी देर में, एंड दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यू हैव क्रिएटेड द कंडीशन। दूसरा, इसमें 2 एग्जाम्पल मेन है जो आपको याद रखने हैं। दूसरा है वाटर फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल
to higher level. Example, DC direct current motor pumps. घर पे भी होंगे बहुत लोगों के, और बहुत लोगों की बिल्डिंग में तो है ही, where the water is being pulled from ground floor to your terrace, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है. So very important that these two examples you have to know. और किसी को भी आपको एक्सप्लेन करना है तो आराम से समझा सकते हो that non-spontaneous is the one which does not takes place of its own, but it takes place due to the presence of some external influence. It is a hypothetical process, and most of the process in nature are spontaneous. Non-spontaneous में conditions आपको create करनी पड़ेगी. So अब हम spontaneous की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि spontaneous is what we are going to study now, thermodynamics. अब जाते हैं हम लोग spontaneous process के लिए क्या क्या हमको मालूम होना चाहिए. Now spontaneous process के लिए mainly 3 factors plays an important role, जो आपको मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है H, S और G. अब डेल्टा H तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज. तो पहला फैक्टर देखते हैं, एंड दैट इज योर एंथैल्पी चेंज. दैट इज डेल्टा H. हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ऑफ कोर्स. अब एंथैल्पी चेंज जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ज्यादातर रिएक्शंस में डेल्टा H को नेगेटिव पाया गया. That means exothermic reactions leads to spontaneous process. Delta H is negative. जैसे कि C plus O2 gives you CO2. Delta H देखा तो कितना? minus 393.5 kilojoules per mole. या एक एसिड ली और उसको बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, क्या मिलेगा? अपने आप ही सॉल्ट मिल जाएगा प्लस वाटर. एंड डेल्टा H देखा तो कितना आया? कुछ माइनस 57.32 किलो जूल्स पर मोल मिला. सो एंथैल्पी चेंज इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फैक्टर, कि भाई ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बता देता है. लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली कुछ रिएक्शंस देखे, जैसे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसका जब डेल्टा H देखा तो कुछ प्लस 6.01 किलोजूल्स पर मोल आया. या इवापोरेशन ऑफ वाटर जो अपने आप हो जाता है, यह भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है. इसका नंबर नहीं मालूम तो किलोजूल्स पर मोल लिख देते हैं. ये तो आपका एंडोथर्मिक है. तो क्वेश्चन आया, इस एंथैल्पी चेंज the sole criteria to determine the spontaneity of a reaction. Justify. क्या एंथैल्पी आपका अकेला क्राइटेरिया है कि भाई रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है भी कि नहीं है बताता है? आंसर है नो. इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया. ये अकेला नहीं बता पाएगा रिएक्शन अपने आप होता है कि नहीं होता है. क्यों? अगर हम बोलते हैं डेल्टा H नेगेटिव है तो क्या 100% रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगा? नहीं. बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां पे डेल्टा H नेगेटिव है लेकिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है. यस, 99% होएगा.
ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस भी मिले जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव है और वो स्पॉन्टेनियस है. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग अस दैट इट इज द सोल क्राइटेरिया. तो लिखते समय आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, देयर आर मेनी रिएक्शंस वेयर द एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव. यस, ये सही बात है कि एंथैल्पी चेंज अगर एक्सोथर्मिक होएगी, लोअर द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, परफेक्ट, वी फॉलो दैट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सोल क्राइटेरिया है, अकेला क्राइटेरिया नहीं है. आप बोलोगे मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूं, 180 आउट ऑफ 180 नीट में लेके आऊं. इज इट द सोल क्राइटेरिया टू गेट इट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? नो, फिजिक्स भी है भाई, बायो भी है. सोल क्राइटेरिया नहीं है, 3 क्राइटेरिया है वहां पे भी, यहाँ पे भी 3 क्राइटेरिया है. तो एक क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी चेंज. तो ये हो गया आपका पहला पार्ट. एंथैल्पी चेंज इज नॉट द सोल क्राइटेरिया. रीजन भी समझा दिए, क्योंकि बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हैं जो अपने आप होते हैं. अब दूसरे फैक्टर पे जाएंगे, दैट इज डेल्टा एस. जो आप पहली बार कर रहे हो तो पहले मैं आपको डेल्टा एस के बारे में बता दूं. Now first let's understand what do you mean by entropy. Entropy is S. क्या होता है ये? The degree of. तो आपको ये concept whether it is the criteria or not, उससे पहले एंट्रोपी के बारे में पढ़ा देते हैं. पहली बार कर रहे हैं. The degree of randomness or disorderness of a system is called entropy. ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है. द डिग्री ऑफ रेंडमनेस. रेंडमनेस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस, मतलब आप ऑर्डर में नहीं हो. देखते हैं, सॉलिड है, सॉलिड में ऑल एटम्स आर इन ऑर्डर. क्रिस्टल लेटाइज में एटम्स आर इन अ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न. तो ये आपका सॉलिड हो गया. दे आर इन ऑर्डर्ड फॉर्म. तो एंट्रोपी बहुत कम है, डिसऑर्डर है ही नहीं. डायमंड देखोगे तो ऑलमोस्ट एंट्रोपी इज कंसिडर्ड टू बी 0. लिक्विड आया तो थोड़ा स्पेस मिला, इसका मतलब थोड़ा डिसऑर्डर्ड. और गैस को देखा तो भाई आवारा है, ये तो आवारा भोरे यूं होले होले गाए. ओके, तो ये आपके गैसेस हैं. सबसे ज्यादा एंट्रोपी किधर हो गई भाई? इधर हो गई, भूलना मत. सबसे ज्यादा एंट्रोपी मतलब सबसे ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड ये है. एंट्रोपी का मतलब समझा? एंट्रोपी का मतलब है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक आप अगर 20 सेकेंड के अंदर अपने ड्रॉअर में से निकाल लेते हो, देन यू आर ऑर्गेनाइज्ड, नॉट इन डिसऑर्डर. मिलती नहीं है आधे आधे घंटे एक एक दिन तक जो बुक ढूंढ रहे हो, देन यू आर हियर. एंट्रोपी ऑफ योर लाइफ और एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू योर बुक्स और ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर बुक्स इज वेरी बैड. डिसऑर्डर्ड हो एकदम. आई होप समझ में आया डिसऑर्डरनेस क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होती है. ठीक है, तो गैसेस सबको मालूम है. द मोमेंट यू ओपन द बॉडी स्प्रे इन योर रूम, द होल रूम इज एरोमेटेड. डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है पूरे रूम के अंदर. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस. अब एंट्रोपी जब आप बात कर रहे हो तो एंट्रोपी के बारे में सेकेंड चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जो आपका एस है ये आपको कोई भी वैल्यू देने नहीं वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एब्सोल्यूट वैल्यू. इसलिए हम ज्यादातर किसके बारे में बात करेंगे? डेल्टा एस के बारे में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेल्टा एस. तो ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन याद रखो. डेल्टा एस इज इक्वल टू Q by T. This is at constant temperature. ये उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H
बाय टी। सो दैट इज दैट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला लोगे, और कभी आ गया डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टेम्परेचर, तो ये आप एट एनी टेम्परेचर पे फॉर्मूला लोगे, जिसको आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी ले सकते हो। यस, ठीक है। सो ये आपकी एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हो गई, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम पर यूनिट टेम्परेचर। तो इसकी यूनिट अगर किसी ने आपको पूछ ली तो डेल्टा एस की यूनिट हो गई जूल्स पर केल्विन पर मोल लेना है, क्योंकि वी आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड आउट पर मोल। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय एन टी भी लिख सकते हो जब आप सॉल्व कर रहे हो, और बहुत सारी बुक्स जूल्स पर केल्विन बोलती है, बट पर मोल भी ले लेना। राइट क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर पर मोल मिलेगा, तो जूल्स पर केल्विन यू विल गेट इट राइट, बट जूल्स पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज is equal to final entropy minus initial entropy. Yes, that also everyone has to know. Final entropy minus initial entropy होती है, that means it is a state function. Yes, it's a state function, that means depends upon initial and final state of the system. तो ये भी आपको याद रखना है, it's a state function. Clear to everyone? So ये आपकी कुछ एंट्रोपी के बारे में बात की, और भी बातें करेंगे अभी, then we will go for its spontaneity. Okay, now we go for in non isolated system की तरफ जाते हैं। So non isolated system में आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एस टोटल that is डेल्टा एस यूनिवर्स, एक ही बात हुई, is equal to डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। तो ये आपका एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में फॉर्मूला है। आइसोलेटेड सिस्टम की हम लोग बात थोड़ी देर के बाद करेंगे, बट ये नॉन आइसोलेटेड सिस्टम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस टोटल एंड डेल्टा एस यूनिवर्स। अब यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है। डेल्टा एस टोटल, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, so reaction is spontaneous 100%. अगर डेल्टा एस टोटल is lesser than 0, then reaction is non-spontaneous. And if delta S total is equal to 0, then reaction is at इक्विलिब्रियम। याद रखो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये डेल्टा एस टोटल कैन डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, यस, बट ज्यादातर आपके रिएक्शंस में सिस्टम ही होता है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक पार्ट आपको बता रहा हूं। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में इस तरह के कंसेप्ट को आप यूज करोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको ज्यादातर लिखा होगा डेल्टा एस डेल्टा एस। अगर खाली डेल्टा एस लिखा हुआ है तो समझ जाना इट्स अ सिस्टम, ये सराउंडिंग नहीं है या टोटल नहीं है। डेल्टा एस इज अ सिस्टम, सो डेल्टा एस से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट यस डेल्टा एस टोटल से यू कैन फाइंड आउट। अब आइसोलेटेड सिस्टम में आते हैं। यहां पे अब एक चीज ध्यान रखना कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे ये बंद कर देते हैं, तो यहां पे आपके पास गैस ए है, यहां पे आपके पास गैस बी है, और ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब ना हीट अंदर आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है। अब मैंने इसको खोल दिया तो ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मिक्स विथ वन अनदर। अब दोनों जब एक दूसरे से मिक्स हो रही हैं तो याद रखो कि आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है।
अब हीट तो अंदर भी नहीं आ सकती, हीट बाहर भी नहीं आ सकती, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू तो जीरो है तो इज इक्वल टू जीरो, बट दिस इज रॉन्ग आंसर. डेल्टा एस ओवर हियर इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज रैंडमनेस इंक्रीजेस. क्यों रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है? अरे पहले एक ही गैस थी जो धूम मचा रही थी, बाद में दूसरी गैस, दोनों गैस एक दूसरे से मिल गई और धमाल करने लगे, रैंडमनेस और बढ़ गई. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंक्रीजिंग, दैट मींस रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने एंट्रेंस के लिए दिया है, कॉपी डाउन प्लीज. अब जाते हैं सम रूल्स टू डिटरमाइन डेल्टा एस. देखो पहला पॉइंट याद रखो, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लेट्स सी द रूल्स टू डिटरमाइन डेल्टा एस. If number of moles of gaseous products is greater than number of moles of gaseous reactants, delta S is greater than 0. ये हम लोग इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं और समझाऊंगा मैं जब पॉइंट आएगा. नोबल गैसेस के लिए याद रखो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, क्योंकि सब गैस है तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके. पॉइंट नंबर 3, एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस एंट्रोपी चेंज इंक्रीजेस. जैसे आगे आपको Na सॉलिड और NaCl सॉलिड, तो याद रखो दिस इज मोर, क्योंकि दोनों सॉलिड है. अब इसमें ज्यादा एंट्रोपी किसका है? इसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगी. उसके बाद हम लोग जाते हैं पॉइंट नंबर 4, कोई भी एटम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स फॉर्म में अगर ब्रेक हो रहा है तो याद रखो यहां पे भी डेल्टा एस आपका क्या है? पॉजिटिव है. तो इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो ऊपर लिखा है. जैसे एग्जाम्पल ए लेते हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3 आ गया. बोला इसका डेल्टा एस बताओ. पहला वाला रूल निकालो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 2 ही है, बट यहां पे 4 है, बट प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर. इसका मतलब डेल्टा एस इज नेगेटिव, क्योंकि ये 2 ही है, ये 4 है. उल्टा लिखा है तो ऑफकोर्स रिएक्शन अगर उल्टा हो जाएगा तो जो भी डेल्टा एस है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा. दूसरा है आपको H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस इन सनलाइट. ये 1 + 1 2, ये भी 2, तो डेल्टा एस कितना हो गया? 0 हो गया. डेल्टा एस इज गोइंग टू बिकम 0 ओवर हियर. तीसरा है आपको आ गया 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2. ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस. 2 और 1 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स यहां पे 2 ही है. डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव. अब आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इज मोर देन दिस रिएक्टेंट, डेल्टा एस इज पॉजिटिव. अब आगे आपको CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2. बहुत लोग बोलते हैं सर ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो क्या? अरे गैस है ना इधर. पहला वाला पॉइंट यूज करने का ज्यादातर जगह, तो हो गया डेल्टा एस इज पॉजिटिव. अब आपको कंपैरिजन आ गया भाई, C2H5OH लिक्विड है और CH3COO C2H5 भी एक लिक्विड है. बोलो किसका एंट्रोपी ज्यादा है? जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. सो दिस 6 एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ. और प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां तो जितना लिखेंगे 1 घंटा निकल जाएगा. राइट, वी हैव टू डू इट इन सच अ वे कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, और फिर खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब कुछ आराम से आ जाएगा. सो दिस इज अबाउट द
रूल्स किस तरह से आप डेल्टा एस निकालते हो, कॉपी कर लो. नाउ वी मूव टू इस एंट्रोपी चेंज. डेल्टा एस, the sole criteria to determine the spontaneity of a reaction justify. सेम क्वेश्चन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था. So is entropy change delta is the sole criteria to determine the spontaneity of a reaction justify? No. अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रैंडमनेस पूरे यूनिवर्स में तो बढ़ ही रही है सब जगह. So chances are very high that the reaction is going to be spontaneous in nature. Yes, चांसेस बढ़ जाएंगे, बट इट इज नॉट गिविंग यू 100% गारंटी कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी मिले जहां पे डेल्टा एस नेगेटिव था बट स्टिल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मिले, जैसे कि NaCl सॉलिड को जब एक्वेस में डुबोया तो ये आपका बन गया NaCl एक्वेस. यहां पे डेल्टा एस आपका क्या है, यहां पे तो आपका डेल्टा एस क्या पॉजिटिव ही हो रहा है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में बन गया. ठीक है, ये नहीं लिखे. लेट्स टेक द एग्जांपल जहां पे H2 प्लस O2 को हमने जस्ट मिक्स किया by initiating the reaction and हमको मिल गया वाटर. ये भी गैस और ये बन गया लिक्विड. यहाँ पे डेल्टा एस इज नेगेटिव बट स्टिल द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस. या लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस की बात करते हैं. यहां पे भी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है, लेकिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. इसका मतलब देयर आर मेनी रिएक्शंस वेयर डेल्टा एस इज नेगेटिव, स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर. दैट मीन्स द spontaneity is not going to be determined by entropy change. It is going to be determined by what? Some other factor? No. It is going to play one important role. But कोई अलग factor नहीं important game खेलने वाला है. Is it clear? So when we are talking about it, ये आपको एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल से समझा सकते हो भाई. ज्यादातर रिएक्शंस में डेल्टा एस पॉजिटिव होएगा अगर नेचुरल है तो, बट दैट डज नॉट मीन कि वो गारंटी दे रहा है. गारंटी कोई नहीं दे रहा है. इज इट क्लियर? इसका मतलब अब तीसरा फैक्टर आएगा. यस, तीसरा फैक्टर आएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी. उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. राइट? ओके, नाउ बिफोर वी क्लोज द लेक्चर टुडे, डेल्टा एस के आपको और भी तीन फॉर्मूलेज याद रखने हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम. डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log to the base 10 V2 by V1 if the process is isothermal. तो ये फॉर्मूला आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है. डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 N, R के बदले CV. व्हाट इज CV? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 T2 by T1. आइसोकोरिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंड इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q by T इज इक्वल टू 0. ठीक है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज, तो बहुत सारे आपने एंट्रोपी के फॉर्मूलेज किए.
ये भी मालूम किया कि इज एंट्रोपी गोइंग टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन? नो. सो अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू फिनिश द थ्योरी पार्ट. ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स पार्ट मैं हर वक्त एंड में करता हूं, तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, राइट? एंड देयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एवरी पार्ट. तो सी यू इन माय नेक्स्ट lecture.